हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर फ्रॉम लक्ष्य इंस्टीट्यूट। आज बेटा अपन पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस को एक डिटर्मिनेंट मतलब एक मैट्रिक्स का यूज करके कैसे सॉल्व किया जाता है। एग्जाम्पल, मान लो तीन लीनियर इक्वेशंस हैं और उनमें तीन वेरिएबल्स हैं a1x b1y c1z इक्वल्स टू d1, a2x b2y c2z इज इक्वल्स टू d2, a3x b3y c3z इज इक्वल टू d3। अब आपको क्या करना है, आपको इन तीन वेरिएबल्स x y z की वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग मैट्रिक्सेस। मैट्रिक्सेस का लॉजिक यूज करके तो सबसे पहले आप तीन मैट्रिक्स बनाओगे। कौन से हैं भाई? सबसे पहले ए मैट्रिक्स बनेगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये अपना ए मैट्रिक्स है। अब बनेगा बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स मान लो बी मैट्रिक्स है अपने कांस्टेंट्स का मैट्रिक्स d1 d2 और d3। फिर आप एक मैट्रिक्स बना लो एक्स मैट्रिक्स, जो आपका किसका है? वेरिएबल्स का मैट्रिक्स है। वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप सिंबल्स ए बी सी ए बी एक्स ही यूज करो, आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो। बस आपको ये तीन मैट्रिसेस बनाने हैं। अब आपका सबसे पहला स्टेप वन है कि आप ए का डिटर्मिनेंट बनाओगे और उसको इवैल्यूएट करोगे। अगर वो डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं आया, डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं आया, तो इसका मतलब ए क्या है? ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब इस केस में जो सॉल्यूशंस हैं वो है यूनिक सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशंस कौन से हैं? यूनिक सॉल्यूशन। अब वो यूनिक सॉल्यूशन निकाला कैसे जाएगा? बड़े इजी फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले से अपन सॉल्यूशन का मतलब वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड निकाल देंगे इस फॉर्मूले से। इसमें जो ए इनवर्स है वो कैसे निकालेंगे? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, जो आप ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके होंगे, मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है? पहले माइनस, फिर कोफैक्टर्स, और फिर कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स बना के उसका ट्रांसपोज। ऐसे एडजॉइंट बनाओ, उसका ये फॉर्मूला लगाओ। ये ए इनवर्स है, आप ऑलरेडी कर चुके हो, उसे अप्लाई कर दो, तो उससे आपके तीन वेरिएबल्स एक्स वाई जेड निकल जाएंगे। ठीक है, ये अपन ने करा है किसके लिए? यूनिक सोल्यूशन के लिए। यूनिक सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है? जब डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप या बोले नेक्स्ट केस, एक तरीके से आप केस 2 भी लिख सकते हो। डिटर्मिनेंट ए अगर जीरो आ गया, इसका मतलब ए एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। जिस भी स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू इवैल्यूएट करके जीरो आ जाती है, उस मैट्रिक्स को सिंगुलर नाम दिया जाता है। ठीक है, ऐसे केस में आप क्या करोगे? अब आप निकालोगे एडजॉइंट ऑफ ए। ए का एडजॉइंट निकालोगे। ए का एडजॉइंट मतलब ए जो आपका मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट बनाओगे, उसके सारे कोफैक्टर्स निकालोगे और फिर उसके एडजॉइंट का मैट्रिक्स बनाओगे और उसका प्रोडक्ट करोगे बी मैट्रिक्स के साथ। किसके साथ प्रोडक्ट करोगे? बी मैट्रिक्स के साथ। अब ये प्रोडक्ट करके अगर आपका आंसर नल मैट्रिक्स, नल मतलब जीरो मैट्रिक्स, एम्प्टी, सारे एलिमेंट जीरो होते हैं जिसके, नल मैट्रिक्स नहीं आया, तो आप लिख दोगे कि जो टाइप ऑफ सॉल्यूशंस है वो क्या है? डज नॉट एग्जिस्ट। सॉल्यूशंस डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई टाइप ऑफ इक्वेशंस कौन सी है, तो जब सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल हो या नो सॉल्यूशन हो या डज नॉट एग्जिस्ट हो, तो इक्वेशंस को बोला जाता है इनकंसिस्टेंट। कौन सी इक्वेशंस है? इनकंसिस्टेंट। क्लियर यहां तक? अब अगर बात करें इसके एक और केस की, एक तरीके से केस 3 बना लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए क्या आ रहा है? जीरो। ए क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स। एडजॉइंट ए इंटू बी का प्रोडक्ट करा, यहां चेंज है। इस बार ये आंसर आ रहा है नल मैट्रिक्स के इक्वल, नल आ गया आंसर। तो उस केस में आप क्या लिखोगे? इस केस में लिखा जाएगा कि जो सॉल्यूशंस हैं वो है इनफाइनाइट। बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, तो ऐसे केस में जो इक्वेशंस हैं उनको बोला जाएगा कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट वर्ड कहां यूज होता है? जहां सोल्यूशन निकल सकते हैं, चाहे सोल्यूशन एक निकले या बहुत सारे निकले।
अगर निकल सकते हैं तो इक्वेशंस है कंसिस्टेंट। दूसरा आंसर इसका है सॉल्यूशंस के बारे में नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन निकालना पॉसिबल नहीं है। सॉल्यूशन अगर नो सॉल्यूशन है तो इसका मतलब इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। एक तरीके से अगर नॉर्मली बोला जाए तो वैसे भी आप ये 10th क्लास में पढ़ चुके हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं फॉर कोइंसिडेंट लाइंस। किसके लिए होते हैं ये? कोइंसिडेंट लाइंस। और नो सॉल्यूशन किसके लिए होता है? पैरेलल लाइंस। तो अगर आपको जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है वो कोइंसिडेंट हो, यानी कि कोइंसिडेंट मतलब जो एक के ऊपर एक ग्राफ पे आती हो, ओवरलैपिंग लाइंस, तो उसमें तो ये कंडीशन है। और अगर वो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन की जो लाइंस है वो पैरेलल लाइंस हो, उनके ग्राफ में वो लाइन पैरेलल चल रही हो, तो फिर उसका ये आंसर है। क्लियर? तो कितने तरीके के आंसर्स पॉसिबल है? अपने पॉसिबल है 3 केसेस। पहला केस था डिटर्मिनेंट है नॉट इक्वल टू 0, जो एक स्टैंडर्ड केस है जिसमें आपका यूनिक आंसर एग्जिस्ट करता है। उसमें सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसमें आपको एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, इनवर्स निकालना पड़ेगा, फिर उसको बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आपकी एक्स वाई जेड की यूनिक यानी कि सिंगल वैल्यूज निकलेगी। दूसरा स्टेप या दूसरा केस बोले अपन तो डिटर्मिनेंट ए क्या आ जाएगा? 0। डिटर्मिनेंट ए 0 आया, उसके बाद आपने एडजॉइंट ए बनाया, उसको बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा और नल आंसर नहीं आया। वो अपन ने केस किया था अभी, नल आंसर नहीं आया। तो इस केस में आप क्या बोलोगे कि द सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। और अगर आप तीसरे केस की बात करें, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स, नल आ गया, ठीक है, तो उस केस में सॉल्यूशंस इनफाइनाइट है, तो इक्वेशंस कौन सी हुई? कंसिस्टेंट। लाइंस कौन सी हुई? कोइंसिडेंट। सॉल्यूशंस अगर नो सॉल्यूशन है तो इक्वेशन कौन सी हुई? इनकंसिस्टेंट। और लाइंस कौन सी हुई? पैरेलल। ठीक है, तो अपन इस लॉजिक पे अब बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, तो पहले आप इसे कॉपी करो और रिवाइज करो। ठीक है भाई, तो अब ये तो हो गया अपनी आज की क्लास का इंट्रोडक्शन। इसको लर्न करना, रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट है तो आप वीडियो दोबारा देख लो, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर फ्रॉम लक्ष्य इंस्टीट्यूट। आज अपन बेटा अपने डिटर्मिनेंट्स के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। 2 लीनियर इक्वेशंस गिवन है, कंसिस्टेंसी के बारे में बात करनी है, whether the given equations are consistent or not। इक्वेशंस कंसिस्टेंट होती है जब सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और अगर नहीं करता है तो अपन लिख देते हैं द गिवन इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। तो सबसे पहली चीज, जो आपके एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स हैं उनसे आप बनाओ आपका ए मैट्रिक्स, तो वो बनेगा 1, ठीक है, फिर 2, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3। ये वाला जो कॉलम है वो किसके कोएफिशिएंट है? एक्स के। ये कोएफिशिएंट है अपने वाई के। अब आप इसका डिटर्मिनेंट बनाओ। डिटर्मिनेंट बनाएंगे 1 2 2 3, तो ये आ जाएगा 3 - 4। क्या ही वैल्यू? -1। डिटर्मिनेंट ए की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 है। -1 किसके इक्वल है? 0 के इक्वल नहीं है। तो अपन यहां लिख देंगे देयरफॉर द गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, ये गिवन इक्वेशंस क्या है? कंसिस्टेंट है। ये आपका केस नंबर 1 होता है जब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 नहीं होती है। बिकॉज क्यों है कंसिस्टेंट? बिकॉज ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और अगर डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं होता है, ऑल्सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। वैसे 2 लाइंस लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसकी वैल्यू निकालो, और अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो बस आप ये वाला स्टेटमेंट लिख दो। इतना सा चेक करना है। ठीक है, कॉपी कर लो। सेकंड क्वेश्चन, फिर से देखो 2 लीनियर इक्वेशंस आ गई। एक्स के कोएफिशिएंट है 2 और 1, वाई के कोएफिशिएंट है -1 और 1। अपन ने ए मैट्रिक्स बना दिया। अब अपन इसका डिटर्मिनेंट बना देंगे और इसको इवैल्यूएट कर देंगे। तो 2 × 1 2, 1 × -1 माइनस का 1, तो ये हो गया 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1। 1 इज नॉट इक्वल टू 0। 1 इज नॉट इक्वल टू 0। सिंस डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर क्या लिखेंगे? इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। और एक और चीज याद रखना, अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 होता है और आपसे पूछे टाइप ऑफ सॉल्यूशंस कौन सी है? विथ यूनिक सॉल्यूशन। विथ यूनिक सॉल्यूशन। और अगर आपसे पूछे जाए कि टाइप ऑफ लाइंस कौन सी है, तो आप बोलोगे हैविंग
इंटरसेक्टिंग लाइंस। कौन सी लाइंस होती है भाई? इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर डिटर्मिनेंट ए आपका 0 नहीं है तो इसका मतलब आपका ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यानी कि आंसर निकालना पॉसिबल है। सो देयरफॉर द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। आंसर जो निकलेगा वो यूनिक निकलेगा। यूनिक मतलब एक्स और वाई की एक एक वैल्यू निकलेगी। ऐसे केस में जो लाइंस है उन्हें क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। यानी कि जब आप इनका ग्राफ बनाओगे तो ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, इसलिए इसको बोला जाता है यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, कॉपी कर लो। नेक्स्ट अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। फिर से दो इक्वेशंस है। सबसे पहले आप ए मैट्रिक्स बनाओ 1 2 और 3 6। अब आप इसका डिटर्मिनेंट बनाओ और उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को इवैल्यूएट कर दो। तो अब आप इसको इवैल्यूएट करोगे तो 1 2 3 6, तो ये हो गया 1 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 3, 6 माइनस 6 क्या आंसर आया? 0। डिटर्मिनेंट है 0 के इक्वल है, इसका मतलब ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब इस केस में क्या करें? इस केस में आप यहाँ पे आंसर छोड़ नहीं सकते। अब आपको क्या बनाना पड़ेगा? एडजॉइंट ए। सारे क्या निकालोगे? कोफैक्टर्स। और फिर कोफैक्टर्स की मदद से क्या बनाओगे? एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कैसे बनेगा? A11, A12, A21 और A22। यहां लिखोगे एडजॉइंट ए की वैल्यू। फिर आप बनाओगे बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स कौन सा होता है? जो कॉन्स्टेंट्स को यूज करके बनाया जाता है, ये बनेगा बी मैट्रिक्स। फिर आप क्या करोगे? एडजॉइंट ए का जो मैट्रिक्स आया है उस मैट्रिक्स का बी मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट कर दोगे और चेक करोगे कि वो प्रोडक्ट नल है, यानी कि नल मैट्रिक्स है या नहीं है। क्लियर? इजी है। तो कोफैक्टर्स निकालो, एडजॉइंट बनाओ, मल्टीप्लिकेशन करो, ट्राई करो। ये देखो भाई, ये अपन ने कोफैक्टर्स निकाल दिए चारों, फिर अपन ने एडजॉइंट बना दिया। ये बी मैट्रिक्स है, एडजॉइंट और बी का क्या कर दिया? प्रोडक्ट कर दिया। प्रोडक्ट करा तो आंसर आया क्या? 0? नहीं। तो इसका मतलब इट इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अगर नल मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब सॉल्यूशंस के बारे में क्या लिखेंगे? सॉल्यूशंस डू नॉट एग्जिस्ट। और इक्वेशंस के बारे में क्या लिखेंगे? अगर कभी भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो आप इक्वेशंस को क्या बोलते हो? इनकंसिस्टेंट। क्या वर्ड यूज करते हो भाई? इनकंसिस्टेंट। कॉपी करो। नेक्स्ट, अब इस बार कितने वेरिएबल्स आ गए? 3। कौन कौन से? एक्स वाई जेड। इक्वेशंस भी कितनी है? 3। क्या करना है? कंसिस्टेंसी के बारे में कमेंट करना है। तो सबसे पहले अपन ए मैट्रिक्स बनाएंगे 3 रो 3 कॉलम का। फर्स्ट कॉलम में एक्स के कोएफिशिएंट्स 1 2 और ए, फिर वाई के 1 3 और ए, और फिर जेड के 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 2a। अब आप क्या करोगे? इसका डिटर्मिनेंट ए बनाओगे 1 2a 1 3a 1 2 और 2a। जब भी आप किसी मैट्रिक्स से उसका डिटर्मिनेंट बनाते हो तो सिर्फ क्या चीज चेंज होती है? सिंबल। डिटर्मिनेंट बनने के बाद इसको इवैल्यूएट किया जा सकता है, दैट इज अपन इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। तो अपन इसको एक्सपैंड कर देते हैं अलोंग R1, फर्स्ट रो के अलोंग। तो जब मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो मैं ये चीज ध्यान रखूंगा, प्लस माइनस प्लस के साइन। तो 1 के साथ क्या करेंगे? अपन बाकी के 4 एलिमेंट लेंगे, 3a 2 2a, फिर लेंगे माइनस का 1, फिर लेंगे 2a 2 और 2a, फिर अपन लेंगे वापस से प्लस का 1 और फिर ये 4 2a 3 और a। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 3 2 जा ये हो गया 6a माइनस का 2a, फिर ये हो जाएगा माइनस का 4a माइनस का 2a, फिर ये हो जाएगा प्लस का 2a और माइनस का 3a। ये हो गया अपना 4a। ठीक है, माइनस का ये हो गया 2a और फिर ये हो गया माइनस का a। तो ओवरऑल आंसर क्या बचा? a, विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब यार a तो एक अननोन टर्म है, मैंने कैसे बोला कि ये नॉट इक्वल टू 0 है? क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो जाती है तो पूरी इक्वेशन ही गायब हो जाएगी, इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं रहा, इसलिए a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। इसका मतलब जो आप डिटर्मिनेंट है आपने वैल्यू निकाली विच इज a, इट इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब a इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो आप फॉर्मूले से इसका जो सोल्यूशन निकालोगे वो निकलेगा यूनिक सोल्यूशन। सोल्यूशन अगर निकल रहा है तो लाइंस कौन सी हुई? कंसिस्टेंट। सो देयरफॉर देयर इज अ यूनिक सोल्यूशन, देयर इज अ यूनिक सोल्यूशन। सो देयरफॉर इक्वेशंस क्या है? कंसिस्टेंट। द गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। इजी तो है। अब आप ऐसे ही सेम इसे कॉपी करो और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को खुद ट्राई करो, कॉपी करो। अब करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपकी 3 इक्वेशंस है। एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स का यूज करके अपन ए मैट्रिक्स बना लेंगे 3
0 3, x के कोएफिशिएंट -1 2 और माइनस का 5, y के कोएफिशिएंट -2 -1 और 0, ये हो गया अपना z का कोएफिशिएंट। क्लियर। अब ये जो आपका मैट्रिक्स बना है इसका डिटर्मिनेंट बनाएंगे और उस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर देंगे। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, नहीं आई तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो अब अपन डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करते हैं, यानी कि एक्सपैंड करते हैं अलोंग R1। फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपैंड कर देते हैं, तो साइन लगाएंगे प्लस माइनस और प्लस, तो डिटर्मिनेंट ए आएगा 3, ये 4 एलिमेंट 2 -5 -1 0, फिर आएगा माइनस ऑफ -1 4 एलिमेंट 0 3 -1 0, फिर आएगा प्लस ऑफ -2 बाकी के 4 एलिमेंट 0 3 2 और माइनस का 5, और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0 -5, फिर ये आएगा +1 0 +3, फिर आएगा -2 0 और माइनस का 6, तो ये हो गया माइनस का 15 प्लस का 3 प्लस का 12, -15 + 15, ओवरऑल आंसर आ गया 0। अब अपन यहां लिखेंगे सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0 देयरफॉर ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अब ऐसे केस में अगर डिटर्मिनेंट ए 0 आ गया तो अब कंसिस्टेंसी के बारे में कमेंट कैसे करें। अब अपने को निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि ए के सारे कोफैक्टर्स जो कौन होते हैं भाई, A11 A12 A21 A22 फिर आएगा 23, फिर A31 A32 और A33, ये सारे क्या निकलेंगे, कोफैक्टर्स निकलेंगे। कोफैक्टर्स को क्या करेंगे अपन, अरेंज करेंगे और उससे एडजॉइंट ए बना लेंगे, A11 A12 A13, फिर A21 A22 और A23, फिर A31 A32 और A33। क्लियर। इन सब की वैल्यूज यहां लिखेंगे, इससे एडजॉइंट ए बन जाएगा, है ना, इजी बहुत। अब क्या करेंगे, जो आपके ये कॉन्स्टेंट्स हैं इन कॉन्स्टेंट से आप बी मैट्रिक्स बना लो। बी मैट्रिक्स बनेगा 2 माइनस का 1 और 3। इस एडजॉइंट ए की वैल्यू को बी मैट्रिक्स से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स, इनका प्रोडक्ट करेंगे दो मैट्रिसेस का, और चेक करेंगे कि प्रोडक्ट करने पे जो आंसर है वो नल मैट्रिक्स आया या नहीं आया। क्लियर। तो ये वैल्यू तो आई गई 0। अब बस आपको कोफैक्टर्स निकाल के एडजॉइंट बनाना है और बी मैट्रिक्स से उसका प्रोडक्ट करना है। कोफैक्टर्स निकालने के लिए ऑब्वियसली किसका यूज करोगे, माइनर्स का। ठीक है, अगर इवन है तो नीचे के डिजिट का टोटल इवन है तो कोफैक्टर और माइनर बराबर होते हैं, और अगर ऑड है तो माइनर का नेगेटिव करने से कोफैक्टर आ जाता है। ठीक है, इजी है, कॉपी करो। ये देखो भाई, ये अपन ने कोफैक्टर्स निकाल दिए सारे, उन्हें अरेंज करके एडजॉइंट बनाया, एडजॉइंट का और बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करा। ये जो वैल्यूज आ रही है ये नल मैट्रिक्स के बराबर नहीं है, दिख रहा है क्लियरली, आंसर 0 नहीं आया। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, रो मल्टीप्लाई कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहला एलिमेंट, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम दूसरा एलिमेंट, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तीसरा एलिमेंट। नॉट इक्वल टू नल, तो आपको कंडीशन याद होनी चाहिए, अगर एडजॉइंट ए इंटू बी नल मैट्रिक्स के बराबर नहीं होता है तो अपन लिखते हैं सॉल्यूशंस डू नॉट एग्जिस्ट, यानी कि आंसर निकलेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो जब भी आंसर्स नहीं निकल पाते हैं तो ऐसी इक्वेशंस को क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में भी 3 इक्वेशंस गिवन है। पहला कॉलम x के कोएफिशिएंट, दूसरा कॉलम y का, तीसरा कॉलम z का। इस मैट्रिक्स का अपन ने डिटर्मिनेंट बनाया, फर्स्ट रो के अलोंग प्लस माइनस प्लस के साइन लगा के इसे एक्सपैंड कर दिया। अब मुझे इसको इवैल्यूएट करना है और देखना है कि आंसर 0 आया या नहीं आया। तो अब मैं इसको इवैल्यूएट करता हूं, तो ये हो गया 5 6 3 18 और प्लस का 10। ठीक है, ये हो गया प्लस का 1 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस का 25, फिर ये हो गया प्लस का 4, तो ये हो गया माइनस का 4, और ये हो गया प्लस का नहीं माइनस का 15। ठीक है भाई, यहां तक तो हो गया। अब इसको आगे दिख रहा है मुझे क्लियरली कि ये 0 नहीं आएगा। रीजन,
क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू बहुत बड़ी निकलने वाली है। ये हो गया 28, 28 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है 140, ये हो गया माइनस का 13 और ये हो गया 4 इंटू माइनस का 19, तो 19 का डबल 38, 38 का डबल 76, ठीक है। तो 140 माइनस 13 माइनस का 76, ये आंसर निकल गया अपना 51 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो अपन लिख देंगे वही सेम दो लाइंस, सिंस डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर कौन सी सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन। सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है ना, इसलिए इक्वेशंस क्या हुई, कंसिस्टेंट। क्लियर। तो आज का लॉजिक तो बड़ा इजी था, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी पे बेस्ड है ना। तो आप लोग इसे कॉपी करो, एग्जांपल्स ट्राई करो, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर फ्रॉम लक्ष्य इंस्टीट्यूट। आज बेटा अपन अपने डिटर्मिनेंट्स के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। मैट्रिक्स मेथड का यूज करके अपने को इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। वैसे तो सॉल्व करने के बड़े तरीके हैं अलग अलग, जो आप जूनियर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ग्राफिकल मेथड। लेकिन अपन मैट्रिक्स मेथड का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो अपने को जरूरत पड़ेगी 3 मैट्रिसेस की। सबसे पहले अपन बनाएंगे मैट्रिक्स ए, जो किसका बनता है, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स का। 5, 7 एक्स के कोएफिशिएंट्स, 2 और 3 वाई के कोएफिशिएंट्स। नेक्स्ट अपन बनाएंगे क्या चीज, नेक्स्ट अपन बनाएंगे कैपिटल एक्स मैट्रिक्स, जो बनेगा किसका, वेरिएबल्स का। वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई। ये कोई जरूरी नहीं कि आप सिंबल कैपिटल एक्स ही दो, आप कुछ भी दे सकते हो अपनी इच्छा से। नेक्स्ट बनाएंगे कैपिटल बी मैट्रिक्स, जो किसका है, ये जो कांस्टेंट्स है इनका। क्लियर यहां तक, आगे आता समझ में। यहां देखो आपने इक्वेशन 1 के कोएफिशिएंट्स को ऊपर लिखा है, तो आपने इधर कांस्टेंट को भी ऊपर लिखा है। बड़ा बेसिक सा लॉजिक है, ये ध्यान रखना है ना। अब आप सबसे पहले इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बनाओ और उस डिटर्मिनेंट को कर दो इवैल्यूएट। तो ये हो गया 15 माइनस 14 विच इज 1। 1 इज नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ए का आंसर 1 आया, तो अपन यहां लिखेंगे सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब आप ए इनवर्स कैसे निकालोगे, ए इनवर्स के लिए आपको 4 कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, माइनर की हेल्प लेके, फिर एडजॉइंट बनाना पड़ेगा, तब आपका ए इनवर्स बनेगा। और फिर आप फॉर्मूला लगाओगे किसका, सोल्यूशन निकालने का। ये फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस लॉजिक से अपन अपने वेरिएबल्स को फाइंड करेंगे। तो कोफैक्टर्स निकालो, एडजॉइंट बनाओ, इनवर्स बनाओ और वो फॉर्मूला लगाओ। ट्राई करो। ये अपन ने 4 कोफैक्टर्स निकाले, ए इनवर्स का फॉर्मूला लिखा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, दोनों की वैल्यूज को पुट करा, ये आपका ए इनवर्स बन गया। अब आपके पास ए इनवर्स है, बी है और एक्स है। तीनों चीजों को आप इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दोगे, ठीक है। और ये अप्लाई करके इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ये आपकी वैल्यूज आ गई, कंपेयर करके एक्स और वाई दोनों निकाल लोगे, एक एक आंसर आया, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, इजी है, कॉपी करो और नेक्स्ट ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम लॉजिक का है। आपको 2 इक्वेशंस दे रखी है, तो अब आप ए मैट्रिक्स बना लो, मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करते जाओ। वेरिएबल्स का मैट्रिक्स बना लो और कांस्टेंट का मैट्रिक्स बना लो। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को इवैल्यूएट करो, तो ये वैल्यू आएगी 8 माइनस माइनस 3 दैट इज 8 प्लस 3 11। 11 इज नॉट इक्वल टू 0, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। 4 कोफैक्टर्स निकालो, यहां पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू विच इज 11 पुट कर दो, एडजॉइंट आप कोफैक्टर्स का यूज करके यहां बना के लिख दो और इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दो। ठीक है, इससे कंपेयर करके जब आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपके एक्स और वाई की वैल्यूज निकल जाएगी, है ना। ट्राई करो। ये देखो भाई, ये अपने चारों कोफैक्टर्स आ गए, एडजॉइंट बन गया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 11, फॉर्मूला लगाया, ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया, बाहर का जो 11 है उसको अंदर दोनों में अपॉन में यानी कि डिनोमिनेटर बना के लिख देंगे, तो कंपेयर करके एक्स और वाई की वैल्यूज आ गई। ठीक है, कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 9, 2 इक्वेशंस गिवन है, एक्स के कोएफिशिएंट, वाई के कोएफिशिएंट
और ये कॉन्स्टेंट्स, ये तीनों तो अपने मैट्रिसेस बन गए। अब आप इस ए मैट्रिक्स का क्या बनाओगे, डिटर्मिनेंट बनाओगे। ये इसका डिटर्मिनेंट बन गया। अब इसकी आप वैल्यू इवैल्यूएट करोगे, विच इज -20 + 9 दैट इज -11 विच इज नॉट इक्वल टू 0। चार कोफैक्टर्स, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू -11, यहाँ पे कोफैक्टर्स की वैल्यू, ये फॉर्मूला पुट करेंगे, दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करेंगे हर बार की तरह, -11 को अंदर अप्लाई कर देंगे, दोनों का डिनोमिनेटर बना देंगे और एक्स और वाई की एक एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कॉपी करो और ट्राई करो। ये भाई डिटर्मिनेंट के बाद अपन ने कोफैक्टर्स निकाले, एडजॉइंट बनाया, फॉर्मूला लगाया, ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट और क्या मैट्रिक्स बी, दोनों का प्रोडक्ट करा, माइनस के 1/11 को अंदर दोनों में अप्लाई कर दिया, तो कंपेयर करके अपने एक्स और वाई आ गए। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन में वही सेम, एक्स के कोएफिशिएंट्स, वाई के कोएफिशिएंट्स और ये कांस्टेंट्स। अब आपने ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बनाया और इसको इवैल्यूएट कर दिया, जो आंसर आया इट इज नॉट इक्वल टू 0। चार कोफैक्टर्स निकालेंगे, ए इनवर्स बनाएंगे, यहाँ पे सारे कोफैक्टर्स को अप्लाई करके ये जो कोफैक्टर्स के साथ मैट्रिक्स आया उसका बी मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट करेंगे और जो भी ये डिनोमिनेटर है 4 उसको अंदर अप्लाई कर देंगे, कंपेयर करके एक्स और वाई की वैल्यूज निकल जाएगी, तो यहां पे अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो कंप्लीट करो अब इसे। ये अपन ने कोफैक्टर्स निकाल दिए, वही सेम प्रोसीजर है, आंसर्स टैली करते जाओ। ए इनवर्स आ गया, मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स, 4 को दोनों से डिवाइड कर दिया, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, है ना। आप लोगों को खुद को ट्राई करना है क्योंकि बहुत बेसिक कैलकुलेशन के क्वेश्चंस है। कॉपी करो, नेक्स्ट ट्राई करो। अब देखो, अब क्वेश्चन आ गया जिसमें 3 लीनियर इक्वेशंस हैं, तो ऑब्वियसली 3 वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई और जेड। आपको इनकी वैल्यूज निकालनी है। फॉर्मेट दिख रहा है आपको, मैंने पहले ही तैयार कर दिया। ए जो मैट्रिक्स है वो आपके कोएफिशिएंट्स का है 2 1 1 1 -2 -1, फिर 0 3 और -5। क्लियर। एक्स मैट्रिक्स आपके वेरिएबल्स का है और बी मैट्रिक्स जो है वो कांस्टेंट्स का है। ए मैट्रिक्स का अपन ने डिटर्मिनेंट बनाया और उसे R1 फर्स्ट रो को यूज करके इवैल्यूएट कर दिया। ये साइन लगाना मत भूलना भाई, नहीं तो आंसर मैच नहीं करेगा। फर्स्ट रो के अलोंग जब इवैल्यूएट करेंगे तो ये आपका आंसर आया 34। तो दिख रहा है कि जो डिटर्मिनेंट ए है वो 0 नहीं आया, इट इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब अपन आगे बढ़ सकते हैं, आंसर निकल सकता है। तो उसके लिए अपन ने कितने एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स हैं ए में, तो 9 को फैक्टर्स निकालेंगे माइनस का यूज करके। जहां पे भी टोटल क्या है, ऑड है, ये देखो जहां टोटल ऑड है वहां माइनस साइन है, जहां टोटल इवन है वहां पॉजिटिव साइन है। क्लियर। तो ये आपके को फैक्टर्स बन जाएंगे। को फैक्टर्स का आप यूज करके यहां पे क्या बना सकते हो, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है अपना A11, फिर A12, फिर A13, फिर आता है A21, फिर A22, A23, A31, A32 और A33। बड़ी कॉमन बात है, अपन सबको पता होता है एडजॉइंट ए क्या है। नेक्स्ट अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स मैट्रिक्स ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स 1 डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, जो यहां से आ जाएगा अपना, ठीक है, इनटू बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स ये आ चुका। इन दोनों मैट्रिक्स का अपन यहाँ प्रोडक्ट करके लिखेंगे। जो भी टर्म आएगी उसमें 34 को सबका डिनोमिनेटर बना देंगे, यानी कि सबको 34 से डिवाइड कर देंगे और कंपेयर करके एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ जाएगी। तो अब आप को फैक्टर्स निकालो, एडजॉइंट बनाओ, मल्टीप्लीकेशन करो, ट्राई करो, फिर मैं भी ट्राई करता हूं। ठीक है, कॉपी कर लो। तो अब अपन ने सारे को फैक्टर्स निकाले, ये फर्स्ट रो के को फैक्टर्स, फिर सेकेंड रो के को फैक्टर्स और फिर थर्ड रो के को फैक्टर्स। ये एडजॉइंट का फॉर्मूला होता है। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए, है ना। ये ए इनवर्स होता है। ए इनवर्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इक्वल टू में रख रहे हैं एक्स मैट्रिक्स। ये बी मैट्रिक्स है और ये एक्स मैट्रिक्स है। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे कैसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम।
ये प्रोडक्ट हो गया, और 34 को सबका डिनोमिनेटर बना देंगे, तो कैंसिल आउट होके ये अपनी 3 वैल्यूज आ गई x, y और z की। क्लियर, आ गया समझ में? तो पूरा क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेशन बेस्ड है, यहां भी कैलकुलेशन करनी है, इनमें भी कैलकुलेशन करनी है, मल्टीप्लाई में भी करनी है। तो आप लोगों को बस एक ही चीज का तो ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो कॉपी करो और नेक्स्ट क्वेश्चन खुद ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फिर से 3 इक्वेशंस, 3 वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स a1 b1 c1, फिर a2 b2 c2 सेकेंड इक्वेशन के लिए, और फिर थर्ड इक्वेशन के a3 b3 c3। कैपिटल एक्स मैट्रिक्स है वेरिएबल्स का और कैपिटल बी मैट्रिक्स है कॉन्स्टेंट्स का। ए जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट बनाएंगे और उसे पूरे को एक्सपैंड कर देंगे अलोंग R1। R1 का जब भी आप एक्सपेंशन करेंगे तो आप ये जरूर ध्यान रखना कि ये साइन हमको लगाने होते हैं, ठीक है, नहीं तो आंसर आपका मैच नहीं करेगा। डिटर्मिनेंट ए का आंसर क्या आया 10 विच इज नॉट 0, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो आगे मेहनत करनी पड़ेगी भाई। किस चीज पे मेहनत करनी पड़ेगी? को फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। ये फर्स्ट रो के को फैक्टर्स हैं, ये सेकंड रो के को फैक्टर्स हैं और ये बाकी के अपने थर्ड रो के को फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो को फैक्टर्स की वैल्यू निकालेंगे, एडजॉइंट में अप्लाई करेंगे, उससे एडजॉइंट बन जाएगा। फिर क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे सोल्यूशन निकालने का। ए इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और बी मैट्रिक्स आपको गिवन है। इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करके लिखेंगे और 10 को सब में अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एक एक जीरो काट देंगे और कंपेयर करके एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। इजी है, तो कॉपी करो और ट्राई करो। ये बन गया अपना क्या मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू के बाद ये सारे कोफैक्टर्स आ गए, ठीक है, उनसे अपन ने एडजॉइंट बना लिया। बाहर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए लिखा क्योंकि ये ए इनवर्स बनेगा, और इनटू बी मैट्रिक्स। इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करेंगे और जो अपॉन में 10 है उससे इन सबको डिवाइड कर देंगे, तो सबका एक एक जीरो कम हो जाएगा। कंपेयर करके एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। कॉपी करो और नेक्स्ट ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 इक्वेशंस गिवन है, ठीक है। ए मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स बनाया, ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बनाया, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड कर दिया, ये उसका आंसर आया नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अपन ने सारे को फैक्टर्स फाइंड करे, उनसे अपन ने एडजॉइंट ए बनाया और फिर फॉर्मूला अप्लाई करा। एक्स मैट्रिक्स ए इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी मैट्रिक्स, इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करा, ये आंसर आया, और 40 से सारे एलिमेंट्स को डिवाइड कर दिया। तो कंपेयर करके एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आप इसको कॉपी कर लो और अगर आपने खुद ने ट्राई किया है तो इस पे आंसर्स टैली कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से ये 3 लीनियर इक्वेशंस है। एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, रो वाइज इनको लिख दिया। ए मैट्रिक्स बन गया, वेरिएबल्स का मैट्रिक्स और कांस्टेंट का मैट्रिक्स बन गया। ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बनाया, रो 1 के अलोंग इसको इवैल्यूएट कर दिया, जिसमें अपने को इनका ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लस माइनस प्लस, इनका ध्यान जरूर रखना। वैल्यू आई 4 डिटर्मिनेंट की विच इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो हमेशा की तरह सारे को फैक्टर्स निकालेंगे। अगर टोटल इवन है तो माइनर को फैक्टर बराबर, ऑड है तो माइनर का नेगेटिव करके को फैक्टर निकलेगा। सारे को फैक्टर्स को अपन इस फॉर्मूले में डालेंगे तो अपना एडजॉइंट ए बन जाएगा। नेक्स्ट सोल्यूशन निकालने का फॉर्मूला लिखेंगे। एक्स मैट्रिक्स ए इनवर्स जो होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए, ये कोफैक्टर्स के आ गया ये, और बी मैट्रिक्स जो कांस्टेंट का बनता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहला आंसर, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम दूसरा आंसर, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तीसरा आंसर। 4 को सबसे क्या कर दिया, ये 4 सबको डिवाइड कर देगा, तो 2, 1 और 3 ये अपनी वैल्यूज आ गई। कॉपी करो और नेक्स्ट ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 लीनियर इक्वेशंस है। कोएफिशिएंट्स a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, रो वाइज अरेंज करे, वेरिएबल्स और कांस्टेंट का ये मैट्रिक्स बना देंगे। अब क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट बनाएंगे, उसे इवैल्यूएट करेंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे, एडजॉइंट बनाएंगे,
फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो ये सारे आपको फॉर्मेट बना के दे दिया है। अब आप इसको कंप्लीट करो और आपका आंसर वेरीफाई करो, ट्राई करो। ये आ रही है, चेक कर लो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू। ये फर्स्ट रो कोफैक्टर्स, सेकंड रो कोफैक्टर्स और ये थर्ड रो कोफैक्टर्स। एडजॉइंट ए बना देंगे यहाँ पुट करके। ये फॉर्मूला लगाएंगे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए इंटू बी मैट्रिक्स। इनका मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा केयरफुली करना है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव साइन को अंदर अप्लाई करेंगे, सारी वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएगी। ये एक्स वाई जेड का आंसर है। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। नेक्स्ट, अब डायरेक्ट क्वेश्चन की जगह एक छोटी सी वर्ड प्रॉब्लम है, ये भी बहुत इजी है। इसमें बोला गया कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम अनियन, 3 किलोग्राम व्हीट, 2 किलोग्राम राइस 60 रुपीज है। 2 किलोग्राम अनियन, 4 किलोग्राम व्हीट, 6 किलोग्राम राइस 90 रुपीज है। 6 किलोग्राम अनियन, 2 किलोग्राम व्हीट, 3 किलोग्राम राइस 70 रुपीज है। तो पर किलोग्राम की कॉस्ट निकालो। तो अपन यहां क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे लेट कॉस्ट पर किलोग्राम ऑफ अनियन बी रुपीज एक्स। ठीक है, कॉस्ट पर किलोग्राम ऑफ व्हीट बी रुपीज वाई एंड कॉस्ट पर किलोग्राम ऑफ राइस बी रुपीज जेड। क्लियर। अब 1 किलोग्राम के x रुपीज है, तो 4 के 4x, 2 के 2x और 6 के 6x। ठीक है, तो 4x, 2x, 6x एड ऑन करें इनमें। 1 किलोग्राम व्हीट के y रुपीज है, तो 3 के 3y, 4 के 4y और 2 के 2y कॉस्ट आ गई। राइस की बात करें तो 1 किलोग्राम के z रुपीज है, तो 2 किलोग्राम के 2z, 6 के 6z और 3 के 3z। टोटल अमाउंट की बात करें तो 60, 90 और 70। तो जो अभी तक लीनियर इक्वेशन अपने को डायरेक्टली गिवन होती थी, इस बार अपन ने उसको खुद ने फॉर्म किया है। क्या करेंगे, अब आप ए मैट्रिक्स बनाएंगे ऑब्वियसली, जैसे हर बार बनाते। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसका हाथों हाथ डिटर्मिनेंट बनाएंगे और उसे इवैल्यूएट करके उसकी वैल्यू निकाल देंगे। इवैल्यूएट करेंगे अलोंग फर्स्ट रो। ठीक है, नेक्स्ट आप एक्स मैट्रिक्स बनाएंगे जो कि किसका होता है, वेरिएबल्स का होता है, और बी मैट्रिक्स बनाएंगे जो किसका होता है, अपने कॉन्स्टेंट्स का होता है। फिर आप ए के कोफैक्टर्स निकालेंगे, उसका एडजॉइंट बनाएंगे और ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ट्राई करो। ये 3 इक्वेशंस बनाने के बाद ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स बन गया। ए का डिटर्मिनेंट बनाया, उसे R1 के अलोंग एक्सपैंड करने से ये आंसर आया। इस ए मैट्रिक्स के 9 एलिमेंट्स के 9 कोफैक्टर्स अपन ने फाइंड करे, उससे एडजॉइंट ए बनाएंगे। अब जो डिटर्मिनेंट ए है आपका 50, वो नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और इंटू में बी मैट्रिक्स अपन ने कॉपी कर लिया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये मल्टीप्लाई कर दिया और 50 से सबको डिवाइड कर दिया। तो ये अपने आंसर्स आ गए। कॉस्ट पर किलोग्राम अनियन, कॉस्ट पर किलोग्राम व्हीट एंड पर किलोग्राम राइस। ठीक है, तो आज के क्वेश्चंस सारे एक ही लॉजिक पे चले हैं। सारों में सिर्फ कैलकुलेशन ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी डाउट है आप वीडियो दोबारा देख लो या हमें इन्फॉर्म करो, लेकिन सेल्फ प्रैक्टिस जरूर करो। नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।